Hello students, good morning once again. Let me start the subject geography chapter agriculture. So most welcome to all of you and listen it very carefully. It is a very important chapter and definitely you will get benefited by it. Chapter agriculture. First of all we discuss here what is agriculture. What is agriculture? Agriculture comes from the Latin word ager plus culture. It means to grow, to cultivate. Agriculture, the things which force the human to live a particular place for the settlement. And agriculture is the main cause of the development of the birth of the village, towns, cities. So all over the world, we have you have observed that the ancient civilizations they develop at the bank of rivers. The main cause is agriculture. Whether the Kasi at the bank of Ganga or the London at the bank of Thames. So behind all of it, one is the main cause, the agriculture. The agriculture is the things which force the human to leave a particular place and wait till the crop is not get ready, and they get the water easily for the irrigation for from rivers. Okay, so let me start this chapter. Agriculture is the most healthful, most useful and most noble employment of man. Agriculture in India. So when we discuss about the agriculture in India, so India is an agricultural important country. India is a land of agriculture. Total population approximately 72% population engaged in agriculture. Agriculture is the largest employment provider sector in India. Agriculture produce most of the food that we consume. Agriculture also produce raw material for the various industries. क्या आप जानते हैं? Did you know India is the second in the world in the crop output next to China. चाइना के बाद हम क्रॉप प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर हैं वर्ल्ड में. 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन इंडियाज अंडर कल्टीवेशन. एग्रीकल्चर इन इज इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर एंड एम्प्लॉयज 62%, 52.1% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स. ओके, नाउ वी डिस्कस हियर अबाउट द टाइप ऑफ फार्मिंग. फिर हम टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे. तो ओवर ईयर्स कल्टीवेशन डिफरेंट मेथड्स भी यूज़, और मेनली बेसिकली जो टाइप ऑफ फार्मिंग है उसमें क्या आता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और कमर्शियल फार्मिंग है. देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट लिवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया. एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है इंडिया में. अब यहाँ हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टाइज्ड इन फ्यू प्लेसेस इन इंडिया. इट इज़ प्रैक्टाइज्ड ऑन स्मॉल पैचेज. मतलब अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा गया है. लेकिन इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी आता है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं. फार्मर क्या करते हैं कि स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट है, दे वांट इट व्हेन द एसेज आर रिमेनिंग, दे स्पेयर द सीड्स एंड 2-3 years दे गेट द गुड प्रोडक्शन. व्हेन द फर्टिलिटी रिड्यूस दे मूव फर्दर, दे अगेन वांट द फॉरेस्ट, अगेन स्पेयर द सीड्स. तो द सेम इट इंक्रीज द डिफॉरेस्टेशन. नाउ द डिफरेंट नेम. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 marks. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 marks के लिए. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम पूछ लिए जाते हैं, आप इन्हें लर्न करेंगे. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से झूमिंग कहा गया है, मणिपुर में से पामलू कहा गया, छत्तीसगढ़ में दीपा है, अंडमान एंड निकोबार में दीपा है, मध्य प्रदेश में बेवर है, धैया है. ये क्वेश्चन आ चुका है मतलब प्रीवियस ईयर्स में कि लोकल नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश. तो दहिया कहा गया, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था दहिया. आंध्र प्रदेश में उसे पोडू या पेंडा कहा गया. उड़ीसा में कूमन या भृंगा कहा गया है. वेस्टर्न घाट्स में कुमारी. राजस्थान में
वेलरी, वाल्टियर एंड हिमालयन बेल्ट में खिल, झारखंड में कुरुबा। वर्ल्ड में दूसरी जगह भी आ जाता है कि दूसरे नाम क्या हैं, तो इसे मिलापा कहा गया। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिलापा कहा गया है। वेनेजुएला में कोनक्यू है। ब्राज़ील में रोक्का है। ये मिलापा और रोक्का दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में। तो सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल कहा गया है, इंडोनेशिया में लेडांग कहा गया है और वियतनाम में रे कहा गया है। अब इसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग क्या है। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये है कि इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब वेयर द फार्मर यूज द अल्ट्रा मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर with the help of pesticides, fertilizers and better irrigation system, the farmer try to grow the maximum production from the small patches of land. तो उसे इंटेंसिव फार्मिंग कहा गया। इंटेंसिव फार्मिंग आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन वी स्टार्ट इन इंडिया। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है कि बम्पर प्रोडक्शन लेना है, बूम प्रोडक्शन लेना है, खेती के जो अल्ट्रा मॉडर्न मेथड है उन्हें यूज़ करना है, चाहे आपका इरीगेशन सिस्टम रहा हो, पेस्टिसाइड्स रहे हों, फर्टिलाइजर्स रहे हों, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, insecticides and pesticides are used in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization varies from region to region. अलग अलग राज्यों में अलग अलग है कॉमर्शलाइजेशन। मतलब जैसे अब आप आसाम में चले जाएंगे तो टी है, कर्नाटक में आएंगे तो कॉफ़ी है। जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स में, यहाँ पर जो वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पर शुगर केन हो जाएगा। तो अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो राइस है, पंजाब में आइए तो वीट हो जाएगा, हरियाणा में वीट एंड राइस। तो महाराष्ट्र वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो फ्रूट्स की जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो बनाना रहा हो या ऑरेंज रहा हो, ये हो जाएंगे। तो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। प्लांटेशन की बात करते हैं। प्लांटेशन का मतलब है कि एक बड़े एरिया में आपने एक सिंगल क्रॉप को प्लांट किया है, चाहे वो टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन रहा हो, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन। ओके, तो जैसे दिया ना प्लांटेशन इन ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग को कहा गया है। अब आप इधर लखनऊ से आगे चले जाइएगा, अपने इधर वेस्टर्न यूपी में तो आपको मैंगोज़ मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टी प्लांटेशन है, कॉफ़ी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न आखिर कौन कौन सी है इंडिया में, विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न वी ग्रो। रबी, खरीफ और जायद। रबी की मेन क्रॉप वीट होती है। खरीफ की मेन क्रॉप क्या है पता है आपको, विच इज़ द मेन क्रॉप ऑफ खरीफ, तो आएगा पैडी। और जायद में जो हम मस्क मिलन, ककम्बर, वाटर मिलन ये सारे ग्रो कर रहे हैं, ये जायद में आता है। रबी क्रॉप में देखिएगा क्या है, रबी क्रॉप का क्रॉपिंग सीजन क्या रहेगा, तो सोन इन विंटर एंड फ्रॉम अक्टूबर से शुरुआत होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है अप्रैल में। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं यहाँ वो हैं वीट है, बार्ले है, पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है ना। स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर मेन रबी क्रॉप। यहाँ मेन रबी क्रॉप है, मेनली वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ आल्सो बीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। खरीफ क्या है, खरीफ का मेन क्रॉप पैडी है और ये अक्सर मानसून में है। अब मानसून सीजन में यानी जब बरसात का सीज़न होगा, रेनी सीजन होता है, रेनफॉल होता है, तब क्या है कि खरीफ का टाइम आएगा। और बेसिकली क्या है कि इसको हम ग्रो करते हैं मानसून सीजन में और हार्वेस्ट कर लेते हैं सितंबर से अक्टूबर तक। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या है, पैडी है, मैज है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है एंड सोयाबीन है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, कुछ जो जहाँ पर राइस ग्रोइंग सीजन्स की बात करेंगे तो आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, पार्टिकुलरली द कोकन कोस्ट अलॉन्ग द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। Recently, paddy has also become an important crop
अब पंजाब एंड हरियाणा, अब हुआ ये कि इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा हो गई, हर मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, तो हम पैडी को उन एरियाज में भी ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर अर्लियर लेस रेनफॉल रहा। तो पैडी इज़ द लार्जेस्ट स्टेपल क्रॉप इन इंडिया है, ये भी ध्यान रखिए। ऑफन क्वेश्चन कम्स, वन वर्ड में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट स्टेपल क्रॉप इन इंडिया, तो पैडी आएगा, राइस। जैद क्रॉप में मैंने बताया, जैसा कि आप ये पिक्चर्स में पहचान ही रहे हैं, पहचान पा रहे हैं नहीं, तो यहाँ पिक्चर्स में दिया हुआ है मस्क मिलन, वाटर मिलन और ककम्बर, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये जैद क्रॉप्स में आएगा। अब मेजर क्रॉप्स क्या हैं जो हम ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, तो अलग अलग हैं। देखिए मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, जो बेसिकली जो मेजर क्रॉप भारत में ग्रो की जाती हैं वो है राइस है, वीट है, मिलेट्स है, मैज है, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं। इसी तरह से देखिएगा दूसरा, जैसे ग्रेन्स में ये आ गया। फूड क्रॉप्स में क्या आता है, शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, हार्टिकल्चर। अब शुगर केन के बारे में बात करेंगे, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे कुछ फाइबर क्रॉप्स की बात की गई। अब फाइबर क्रॉप्स में जैसे रबर है फाइबर क्रॉप्स में, कॉटन आ जाएगा, जूट आ जाएगा। जूट आल्सो इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा गया है। तो इंडिया प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स। क्या आप जानते हैं 51 टाइप्स की क्रॉप्स हम इंडिया में ग्रो करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि राइस है, उसके लिए क्या है, किस तरह की सॉइल चाहिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, है ना। स्टेपल फूड है, और बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर इसे 25 डिग्री चाहिए, तो ये राइस के लिए कहा गया है। अभी भी क्या है कि राइस की कुछ वेराइटीज़ अब आ गई हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब जो HYB सीड्स है उसमें हम 3 क्रॉप्स इन ईयर लेते हैं, जैसे अस, अमन और बोरो। बहुत आने वाला क्वेश्चन है ये, अस, अमन और बोरो। अस, अमन और बोरो की जो वेराइटीज़ हैं राइस की, पैडी की, वो हम ग्रो इन 3 क्रॉप्स इन ईयर, एक साल में 3 फसलें भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, कोस्टल एरियाज़ में है जो आप देख रहे हैं ना, इस मैप में देखेंगे तो मेजर एरियाज़ क्या हैं जो कोस्टल एरियाज़ में। और बेसिकली यूपी में भी खूब जम के राइस होता है। यूपी है, बिहार है, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में आ जाइए, उड़ीसा, है ना। तो ये सब क्या है कि मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। मैप में देख लीजिए, कई बार फिल करने को आता है, पंजाब है, हरियाणा है, ये भी दिया हुआ है। तो इस मैप को क्या करेंगे आप लोग, फिल कर लेंगे और उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से वीट की बात की गई है। वीट जो है सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इंडिया में कहा गया है। मेन फूड क्रॉप्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है। रिक्वायर कूल ग्रोइंग, विंटर सीजन में होता है वीट। टेम्परेचर चाहिए 50 टू 75 डिग्री, और मतलब रेनफॉल 50 टू 75 डिग्री, 50 टू 75 सेंटीमीटर चाहिए, और विंटर सीजन में ग्रो करेंगे हम इसे, है ना। अब इसके बाद फिर वीट ग्रोइंग एरियाज देख लीजिए। वीट ग्रोइंग एरिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार आता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ वीट, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। आपका आंसर होगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट होगा, तो आपका आंसर होगा यूपी। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर, तब क्या होगा, तब आंसर आएगा पंजाब। पर हेक्टेयर के हिसाब से वीट का सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला राज्य जो है वो पंजाब है, और टोटल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे यूपी है, क्योंकि हमारे पास एरिया ज़्यादा है, यूपी में एरिया ज़्यादा है। ओके। मिलेट्स की बात करेंगे। मिलेट्स कहा गया है मोटे अनाज के लिए, रागी, ज्वार, बाजरा, है ना। तो अब मिलेट्स को रेन फेड क्रॉप्स भी कहा गया है। मिलेट्स आल्सो नोन एज द रेन फेड क्रॉप्स। मिलेट्स को रेन फेड क्रॉप्स भी कहते हैं, और ये कम पानी वाले क्षेत्रों में भी हो जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा जो है वो कहाँ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा जो है वो राजस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ज्वार मतलब बाजरा का पैदावार जो है वो राजस्थान में है। अब ज्वार जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। तो अब ज्वार को हम फूड और फॉडर दोनों में यूज़ करते हैं, तो ये मिलेट्स कहलाते हैं। हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स भी कहा गया है। मिलेट्स आर नोन एज द हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स। मैज है, मैज को फूड और फॉडर दोनों में यूज़ कर रहे हो, हम भी खाते हैं और मतलब फॉडर के रूप में भी यूज़ करते हैं। फॉडर मतलब एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। मतलब मक्का कहा गया, जिसे खरीफ की मेन क्रॉप जो है खरीफ की है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है।
इसके बाद बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस में क्या है, इंडिया, लिसन वेरी केयरफुली, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का वर्ल्ड में। जो मेजर जो पल्सेस आल्सो नोन एज द लेगिमिनियस क्रॉप्स, पल्सेस को लेगिमिनियस क्रॉप्स भी कहा गया है, एक्सेप्ट तुर को छोड़ दीजिए, यानी अरहर को छोड़ दीजिए, तो पल्सेस को लेगिमिनियस क्रॉप्स कहा गया है। इट मीन्स इट टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड प्रिजर्व इट इनटू द सॉइल, बाय दिस वे इट प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा दालें उगाता भी है और खाता भी है। तो मेजर जो पल्सेस इंडिया में हम ग्रो कर रहे हैं, तुर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीज हैं और ग्राम है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, मतलब रेन फेड क्रॉप्स इसीलिए कहा गया पल्सेस को। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया लेगिमिनियस क्रॉप्स है ना। तो ये क्या करते हैं, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ विच इट इज़ ग्रोन इन रोटेशन ऑफ द अदर क्रॉप्स। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। क्लियर, अंडरस्टैंड। शुगर केन की बात करेंगे, शुगर केन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री चाहिए और एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। कैन बी ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, मतलब इसे हर तरह की लगभग कोई स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं है, ग्रो कर सकते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मेन सोर्स ऑफ शुगर, मतलब हम शुगर केन से क्या बनाते हैं, शुगर बनती है, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, खांडसारी एंड मोलेसिस। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो यूपी इज़ नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है विच स्टेट इज़ नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया, तो यूपी है शुगर बॉल, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर उनका प्रोड्यूसर स्टेट या प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यूपी है, अंडरस्टैंड। चाय की बात करेंगे तो चाय तो ये है कि एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन है। दूसरा ये है कि बीवरेज क्रॉप्स हैं, टी एंड कॉफ़ी, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, नेम टू बीवरेज क्रॉप्स। तो टी और कॉफ़ी को कहा गया है। टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडोर्ड विद द डीप एंड द फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बिसिस रिक्वायर्स वार्म एंड मोस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। टी रिक्वायर्स एविडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, मैनुअल लेबर का काम ज़्यादा है टी में। टी इज़ प्रोसीड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो ज़्यादातर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, आसाम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। भारत जो है लगभग एक बड़ा चाय का उत्पादक भी है और उसका एक्सपोर्टर भी है दुनिया में। कॉफ़ी की बात करते हैं, इंडिया इज़ प्रोड्यूस 4% कॉफ़ी, वर्ल्ड की जो टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसका हम 4% ग्रो कर रहे हैं। कॉफ़ी तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। मतलब अब इसके साथ साथ है क्या कि हम वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी भी इंडिया में उगाते हैं। और अक्सर क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से एग्जाम में, अरेबिका, विच वेराइटी ऑफ कॉफ़ी वी ग्रो इन इंडिया, तो वो है अरेबिका। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया। दिस वेराइटी इज़ ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड, बड़ी डिमांड है, बेस्ट वेराइटी है। हम पहले इसे यमन से इंपोर्ट करते थे, बाद में हम इसे बाबा बुदन हिल्स में ग्रो कर रहे हैं कर्नाटका में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इसके मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कॉफ़ी के। तो टू बीवरेज क्रॉप्स अगर पूछ लिया जाए तो टी और कॉफ़ी हैं बीवरेज क्रॉप्स, अंडरस्टैंड। फिर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात यह है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, है ना, जैसे अलग अलग स्टेट एंड वेरीज फ्राम स्टेट टू स्टेट। तो इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल, दुनिया का जितना भी वेजिटेबल का प्रोडक्शन है उसका 13% हम भारत में ग्रो कर रहे हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बनाना जो है, बनाना केला जो है
वो केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। ऑरेंज के लिए नागपुर फेमस है। लीची एंड गुआवा के लिए उत्तर प्रदेश और स्पेशली गुआवा के लिए तो इलाहाबाद फेमस रहेगा। पाइनएप्पल ऑफ महाराष्ट्र, मेघालय है। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ग्रेप्स के लिए फेमस रहेगा, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। एप्पल, पियर्स, एप्रीकॉट एंड वॉलनट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। अंडरस्टैंड, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। भारत में हम वर्ल्ड में हम नंबर 1 हैं सब्जियां और फलों को उगाने में। ध्यान से सुनिएगा, आगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आ जाएगा। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स। रबर की बात करते हैं। रबर के लिए बेसिकली केरल आता है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स but under special conditions it grow in tropical and subtropical areas, requires most of the humid climate with rainfall of more than 200 centimeter, ज़्यादा बरसात चाहिए इसे। temperature above 25 degree Celsius. It is an important industrial raw material. It mainly grown in basically मतलब रबर कहाँ ग्रो कर रहे हो? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया रैंक्स 5th, हम 5वें नंबर पर हैं वर्ल्ड में रबर के प्रोडक्शन में। समझ में आया? अब कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर कहाँ कहाँ हो रहा है ये देख लेंगे, है ना। दिया है ऑटो टायर्स में बनाने में सबसे ज़्यादा तो वही है, टायर्स को बनाने में यूज़ करते हैं। फिर जो रेड वाला देख रहे हैं आप, साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स। फिर उसके बाद जो ग्रीन है वो है कैमल बैक, और फुटवियर बनाने में भी यूज़ कर रहे हैं, बेल्ट्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, लेटेक्स फोम्स, डिप्ड गुड्स और अदर्स दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे तो रेशेदार क्रॉप्स की बात होगी। यहाँ पर कॉटन और जूट आएगी। तो जूट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, नेम फाइबर क्रॉप्स। तो यहाँ पर कॉटन है, जूट है, हेम्प है। नेचुरल सिल्क आर फॉर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, भारत में उगाए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर ड्राइव्ड फ्राम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, सिल्क इन ऑब्टेन फ्राम द कोकून्स। अब सिल्क वार्म। अब फाइबर में सबसे पहले बात करेंगे सिल्क की। तो सिल्क आप कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? जैसा कि पहले वाले पिक्चर में दिया हुआ है, सिल्क को हम यूज़ करते हैं सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर में क्या है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म एट द ओवर द मलबरी ट्रीज विद द हेल्प ऑफ सिल्क वार्म। ये क्या है? ये मेथड जो था चाइना का था, उसके बाद नेचुरल तरीका है रेशम को ग्रो करने का मलबरी ट्रीज़ पर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। इसे सेरीकल्चर कहा गया है। अब इसके बाद कॉटन की बात करते हैं। तो इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। भारत को माना, इंडिया इज़ फेमस फॉर सिंस द एंशिएंट टाइम फॉर इट्स कॉटन, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तीसरे नंबर पर हैं हम वर्ल्ड में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल। बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न पार्ट में तो कॉटन को ज़्यादा ग्रो करते हैं। ब्लैक सॉइल इसके लिए सूटेबल है। खरीफ क्रॉप है, 8 to 10 मंथ लेती है तैयार होने में, एक लंबा समय ले लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या हुए, क्या क्या सुधार किए गए? सरकार ने बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार की इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर, सस्टेन यूज ऑफ द लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्स द पेस ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वाई हैज़ इंडिया नॉट इम्प्रूव द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन? अब हमारे यहाँ है क्या कि उतनी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुए नहीं। उसकी वजह क्या है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जिसे आपने बिगिनिंग में पढ़ा प्रिमिटिव फार्मिंग है। ज़्यादातर लोग जो हैं फसलें ग्रो तो करते हैं, लेकिन वो अपने पर्पज़ के लिए ग्रो कर रहे हैं, मार्केट के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह से अवेयरनेस आ रही है, फार्मर भी उसे इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से पंजाब और हरियाणा में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो एग्रीकल्चर है उसका उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा कम है। ज़रूरत यह है कि इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। इसके लिए क्या हुआ कि 1960 और 70 के डिकेड में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे प्रोग्राम चलाए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन है ना। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ कि फार्मर यूज अल्ट्रा मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, और रिजल्ट क्या रहा? आज बम्पर प्रोडक्शन है। हम मतलब जितना ग्रो कर रहे हैं ना, उस जितनी हमें ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा हम ग्रो करते हैं।
तो सरप्लस प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और वाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत ये हुआ कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ज़रूरत ये है कि अभी और ज़्यादा इसमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। दूसरे स्टेप्स भी लिए गए हैं, किसानों को चीप रेट पर लोन प्रोवाइड किया गया है, KCC है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये सारी सुविधाएं फार्मर्स को दी जा रही हैं। लेकिन ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ की। किसान क्रेडिट कार्ड हैं, और दूसरा ये कि जो प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने की ज़रूरत है वहाँ लोकल लेवल पर, ठीक है ना। तो अब ये आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब इसमें क्या था कि ये भूदान ग्रामदान आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर डिक्लेयर किया था। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द foremost सत्याग्रहीज। ही सपोर्टेड गांधी जी कॉन्सेप्ट ग्राम स्वराज। उन्होंने गांधी जी के कॉन्सेप्ट ग्राम स्वराज को सपोर्ट किया। आफ्टर गांधी जी मार्टडम, गांधी जी की मार्टडम के बाद विनोबा भावे बिगेन टू मार्च विलेज टू विलेज एंड स्प्रेड द आइडियाज ऑफ गांधी जी। सो इन ए विलेज सम फार्मर रिक्वेस्टेड विनोबा भावे एनी हाउ, मतलब जस्ट डोनेट सम लैंडलेस फार्मर थे, वो विनोबा भावे के पास आए तो उनसे कहा कुछ ज़मीन दे दीजिए, दिलवाइए सरकार से। तो उसी समय क्या था कि श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे आंध्र प्रदेश में, वो उन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन जो थी वो लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर दी थी। इसे भूदान कहा गया। तो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज द भूदान ग्रामदान। बाद में सीलिंग एक्ट आ गया था और मतलब सरकार ने जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको भी गांव में ज़मीनों की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना। तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन आल्सो नोन एज भूदान ग्रामदान मूवमेंट, है ना। भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा गया है, वन वर्ड में आता है, और इसको चलाया था विनोबा भावे ने। अंडरस्टैंड। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी में भाई नहीं है, क्योंकि है क्या कि जब हम GDP की बात करेंगे तो हार्डली अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर तो है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। लेकिन इसके लिए भी अभी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है ICAR का, जो रोज मतलब न्यू रिसर्च और इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ भी कंडीशन इम्प्रूव होगी, मतलब नेशनल इनकम में भी हमारा यानी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होगा। अब इंडियाज़ ग्रोथ देख लीजिए एग्रीकल्चर की, देखिए हार्डली 4.2 है, 2017 का डाटा दिया हुआ है। GDP में इसका कंट्रीब्यूशन 9.5% है, जो कि दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले कम है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरी हैं सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, ये ठीक है। अब दिया हुआ है जैसे दो GDP रेट इन इंक्रीज ओवर द ईयर्स, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज डिक्लेयर्ड। इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज। बड़ी समस्या है इंडियन फार्मर्स के साथ। फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन में हम कहीं भी नहीं हैं, ये मान लीजिए। सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है फर्टिलाइजर्स पर और दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी हम जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी जो फार्मर जो हैं स्मॉल पैच ऑफ लैंड हैं और खेती जो कर रहे हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए की जाती है। तो अगर हम उसे मार्केट के अनुसार फार्मर्स को अवेयर करें, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट ग्रो करें, तो डेफिनेटली इट विल मेक प्रोग्रेस, ठीक है ना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लेकिन आपको क्या करना है, गो थ्रू दिस चैप्टर थ्रू द NCERT, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, तो रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।